नमस्कार। आज हम मौजूद हैं भोपाल में और एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो वाकई किसी भी व्यक्ति को झकझोर देगा। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा मुद्दा जो बीते दिनों पवई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत निवासी महेंद्र लोधी के साथ रनेम अस्पताल में एक घटना घटित हुई थी। जो अपनी पत्नी, गर्भवती पत्नी को 9वां महीना चल रहा था, उनको लेकर अस्पताल इलाज करवाने गए थे, लेकिन उन्हें इलाज नहीं मिला। और ऊपर से कोई नीलम या नीलमा नाम की कोई नर्स थी, उनने बदतमीजी की। बेचारे वो उस महेंद्र को बस में रोक के बहुत जूते चप्पल मारे और बहुत गाली गलौज की। वो व्यक्ति शर्मिंदगी से भरा रहा। उसने ओबीसी महासभा के शरण में गया और ओबीसी महासभा से गुहार लगाई कि हमें न्याय दिलवाइए। जब ओबीसी महासभा ने वहाँ पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे होकर गए रने में, तो फिर भी इसके बावजूद भी उसे न्याय नहीं मिला। हालांकि महेंद्र लोधी ने न्याय के लिए एक निजी चैनल पर इंटरव्यू दिया था। उस पर कहा था कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं आत्महत्या करूंगा, और वही हुआ। दमोह प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। व्यक्ति के बोलने के बाद भी दमोह प्रशासन इतना मूक कैसे बना रहा? क्यों नहीं न्याय दिया? क्या वाकई ये दमोह प्रशासन खुद चाहता था कि ये मर जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, या इनके लिए एक मौत सिर्फ है गिनती में है? इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक व्यक्ति का परिवार चला गया, एक पत्नी का पति चला गया, एक जो छोटा सा 5 माह का बच्चा है उसका बाप चला गया, जीवन भर का सहारा चला गया। इसी विषय पर आज बात करेंगे। हमारे साथ ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं महेंद्र लोधी जी। इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ 30 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई। भाई साहब, आज बात करने वाले हैं जो अभी बीते दिनों महेंद्र लोधी जी ने आत्महत्या की थी, उसका जो उसको न्याय के लिए आप ये बताइए, 5 महीने का बच्चा, अपने पिताजी की अस्थियां लेकर 23 साल की विधवा पत्नी न्याय के लिए कलेक्ट्रेट और पुलिस प्रशासन का दरवाज़ा खटखटा रही है। देखिए, क्या है कि आपने जो विवरण दिया है कि जो महेंद्र हैं उन्होंने फांसी लगा ली 5 फरवरी को, और उनका जो बच्चा है 6 महीने का बच्चा है, और पत्नी जो है 23 वर्ष की लगभग पत्नी है उनकी, और विधवा हो चुकी हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो कहीं ना कहीं चूक रही है, ढुलमुल रवैया रहा है, वो प्रशासन का रहा है। क्योंकि सब जानते हैं कि जिस तरीके से नीलम नाम की जो नर्स थी, और उन्होंने जिस तरीके से महेंद्र लोधी को चप्पलों से मारा था एक बस में, और सिर्फ इसलिए क्योंकि नीलम यादव से उन्होंने यही कहा था, नीलमा जी से, कि आप नर्स हैं तो आप इलाज करिए, क्योंकि 9 वर्ष का गर्भ जो उनकी वाइफ है उनके पेट में पल रहा था। और मैं इस चीज़ को समझता हूँ, चाहे मेरी वाइफ हो चाहे आपकी वाइफ हो, कि ऐसी समस्याओं में लोग थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाता है। और महेंद्र ने हो सकता है कि थोड़ा तेज़ी से बोल दिया हो या कुछ भी चीज़ हो, और जो भी हुआ हो वहाँ पे, पर जिस तरीके से नर्स ने बस में जाके बस रुकवाई, उसके बाद मारपीट की, जबकि नर्स को पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए और पुलिस अपना वो काम करती। लेकिन नर्स का जो रवैया था, आप अगर वीडियो आज भी चला दें, मैं कह रहा हूँ यहाँ भी चलाएं अगर आप, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सोचेंगे कि यार ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो कि इस तरीके की बदतमीजी करके अगर कोई कर रहा है, तो ऐसे ना कहीं लगता है कि महिला थोड़ा सा अलग है वो अन्य महिलाओं से। तो उन्होंने जिस तरीके से किया था, जिस कारण से फिर रने थाने का घेराव किया गया था। और उस चीज़ को लेके मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि प्रशासन ने महेंद्र के ऊपर कार्रवाई की थी। महेंद्र को थाने उठा लिया था, थाने किडनैप कर लिया था, इसके बाद उसके पैरों में मारा गया था। ये सिस्टम मुझे भाई साहब थोड़ा सा समझ में नहीं आया। आरोपी सामने है, मतलब आपने आवेदक के ऊपर ही एफआईआर कर दी, आवेदक को ही आपने जेल में डाल दिया, अनावेदक है जो उसके ऊपर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। तो थोड़ा इसमें क्या कोई प्रशासनिक संरक्षण था नीलम? जो देखिए, क्या है, प्रशासनिक ऐसा था कि जो वहाँ की विधायिका हैं उमा देवी खटीक, उनका संरक्षण प्राप्त था उनको, ठीक है ना।
और हम लोगों ने जब आंदोलन किया और हमने कम से कम 4 से 6 मांगें रखी थी कि यहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि उनके संरक्षण में महेंद्र के ऊपर क्रूरता की गई थी। उनके पैरों में चोट आई थी, मारा गया था, उनको पूरे शरीर में पीटा गया था पुलिस वालों के द्वारा और 30,000 रुपये की मांग की गई थी। इसके बाद जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो उनको छोड़ दिया गया, ठीक है। इसके बाद लेकिन केस नहीं रुका, केस उसके ऊपर चलता रहा, क्योंकि देखो संवैधानिक व्यवस्था होती है और उससे प्रताड़ित होकर, क्योंकि प्रशासन ने जो आंदोलन हुआ था बहुत बड़ा हुआ था और उससे उमा देवी खटीक जो है वो बौखला गई थी, क्योंकि उनके लड़के के बारे में भी वहाँ पर नारेबाजी की गई थी जब वो वहाँ गए थे। तो वहाँ के नेताओं ने कहीं ना कहीं ये अपने ईगो पे ले लिया और उस ईगो के कारण आज महेंद्र को आत्महत्या करना पड़ी। अभी जो उनका टपरियन गांव है, टपरियन से लेकर दमोह तक लगभग 60 किलोमीटर की दूरी है। अस्थियां हाथ में लिए 60 किलोमीटर तक आप भी, मैं देख रहा था, मेरे पास वीडियो आए थे, विजुअल आए थे, तो उसमें आप भी देख रहे थे, मैं साथ में चल रहे थे, आप भी, वैभव भैया भी थे, आप भी थे, और भी ओबीसी महासभा के बहुत क्रांतिकारी साथी थे और पत्रकार मित्र थे और ऐसे मतलब बहुत से ग्रामीण भी जिनका बहुत अच्छा सहयोग रहा। जब आप दमोह गए तो दमोह में क्या हुआ था? देखिए, वो यात्रा तो एक दिन पहले शुरू हो गई थी, मैं दूसरे दिन हिंडोरिया से शामिल हुआ हूँ, ठीक है। उस यात्रा में काफ़ी क्रांतिकारी साथी, उसमें ओबीसी महासभा के जो जिलाध्यक्ष हैं रवि लोधी, और उसमें पत्रकार जो बहुत ही निडर पत्रकार, मैं मतलब एक पहली बार मैं देखा हूँ कि इतनी निडरता से और समाज को मतलब जो घटित हो रहा है उसको उजागर करने का जो काम करते हैं, मतलब पुष्पेंद्र जी वो बहुत ही ग्रेट पर्सन हैं और मैं बहुत ही उनको पसंद करता हूँ। उनके साथ और भी क्रांतिकारी साथी थे, द्रकपाल और बहुत और भी साथी थे, तो महिलाएं भी साथ में थी, उनके परिवार के लोग भी थे। और ये कहीं ना कहीं एक शर्मनाक है कि कहीं ना कहीं न्याय मांगने जाना पड़ रहा है, जबकि शुद्ध है कि वो पहले ही कह चुकी हैं, पहले ही कह चुका था बंदा जो मृतक जिनने फांसी लगाई कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा इनके ऊपर तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। इसके बाद भी प्रशासन ने नहीं सुनी। मैंने देखा पटेरा से ही पुलिस ने रोकने का प्रयास शुरू कर दिया। पटेरा गए आप, हिंडोरिया गए, जहाँ जहाँ पुलिस चौकी थाने पड़े आपको, पुलिस ने भरपूर प्रयास किए रोकने के, लेकिन आप लोग नहीं रुके। देखिए, वो सिचुएशन पे मैं था नहीं कि पुलिस अगर रोक रहा था किस कारण रोक रहा था, क्या वहाँ पर कोई संवाद करना चाह रहा था, तो मैं उस चीज़ को तो ज़्यादा नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता संवाद करना चाहिए था लोगों को, नहीं किया। लेकिन प्रशासन को एक चीज़ समझना चाहिए कि अगर कोई घटना घटित हुई है तो उसकी जड़ में जाना चाहिए और अपने तौर पे फिर एक प्रेस वार्ता करना चाहिए थी प्रेस वार्ता प्रशासन को कि हम या वहाँ गए थे और हमने जो भी मांगे हैं उनकी मानना चाहते थे हम, लेकिन वो लोग यात्रा नहीं रोक रहे थे, तो कुछ तो कम से कम प्रशासन करता। इसका मतलब उनके वो कहीं ना कहीं यात्रा को रोकना चाह रहे थे, उस यात्रा को। पुलिस ने, हालांकि मैंने देखा था दमोह पुलिस ने अपने ऑफिशियल हैंडल में, सोशल मीडिया हैंडल में ये चीज़ बोली थी कि ये आपका आंदोलन जिस तारीख को था, क्या तारीख थी? हमारा आंदोलन जो हुआ है वो 11 तारीख को, हाँ, लेकिन 10 तारीख को यात्रा शुरू हुई। हाँ, लेकिन इस आंदोलन से पहले जैसी आपकी यात्रा शुरू होने वाली थी उस समय सोशल मीडिया हैंडल पर दमोह पुलिस ने ऑफिशियली जारी किया था कि इस प्रकार के आंदोलन यहाँ पर नहीं होंगे। तो क्या वो कोई इस प्रकार के दमोह की धरती पर आंदोलन देखना नहीं चाहते थे? क्या इसका पुलिस का मतलब समर्थन नहीं मिल पाना, क्या है इसका मतलब? देखिए, पुलिस का काम ये नहीं है कि आंदोलन करेगा कौन, कौन नहीं करेगा, पुलिस नहीं कराती है। जनता जब आहत हो जाती है और न्याय नहीं मिलता है तो एक आंदोलन ही एक रास्ता रहता है, ठीक है। तो वो हमारे लोगों ने अपनाया था और उसमें मैं शामिल हुआ था। भाई साहब, आंदोलन रहा, पुलिस ने आपकी बातें भी मानी। जब जिस दौरान वहाँ पर भीड़ थी, आप बात करने के लिए जा रहे थे, तो मैंने सुना है कि वहाँ पर मान लो गिने चुने लोग गए थे, वैभव भैया और आप, और मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि उस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित नहीं हो पाया। तो मुझे ये ज़रूर पता है कि कलेक्टर साहब से मिलने आप लोग गए थे, तो क्या बातचीत हुई उस दौरान कलेक्टर साहब? देखिए, क्या है ना, उस सिचुएशन में जो कि अपना मतलब जो केस था वो मुख्य रूप से ये था कि पीड़ित को हमें न्याय दिलाना है, क्योंकि वो एक राजनीतिक विषय बिल्कुल भी नहीं था, आप भी जानते हैं। और मैं क्योंकि ये जानता था कि बैरिकेड जैसे तोड़ के लोग आ गए हैं या खुल गया बैरिकेड, जैसा भी हुआ हो वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं हम ये जानते थे कि न्याय दिलाना है तो हमारे पास कहीं ना कहीं एक डेलीगेशन जाना चाहिए कलेक्टर के पास। लेकिन वहाँ पे लोग जो हैं मतलब आंदोलनकारी इस बात को लेके अड़े हुए थे कि मतलब कलेक्टर साहब खुद नीचे आना चाहिए, ठीक है। और कलेक्टर साहब नीचे आना नहीं चाह रहे थे। उनका ये कहना था कि इस भीड़ में कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले कहीं कुछ ऐसी चीज़ें कर चुके हैं जिस कारण मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि इस आंदोलन में वहाँ पर मैं जाऊँ और कुछ घटना घटित हो जाए।
तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी सही लगा कि यार हमको न्याय चाहिए पीड़ित परिवार को, हमें क्या करना, मतलब इस समय कोई राजनीति या कि आ ही जाओ, हम चले गए ऊपर। और हमने जब उस समय बात रखी तो लोगों ने विरोध भी किया इस बात का, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को विरोध करने दो, लेकिन एक्चुअल में न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए संवाद होना चाहिए था। तो हमने वो संवाद करने का प्रयास किया था। 9 लोग गए थे हम लोग। जी। उसमें दीपराज जाटव थे, मैं था, नरेंद्र भाई थे, रवि लोधी थे, वैभव भैया थे इसमें, और कहीं ना कहीं उमराव जी थे, और काफ़ी मतलब 9 लोग लगभग थे, सारे लोग मिलके। भाई साहब, इस कुल मिला के कहा जाए कि जो मुद्दा उजागर किया है निडर पत्रकार कहे जाने वाले पुष्पेंद्र लोधी ने, इस मुद्दे को बहुत मजबूती के साथ उजागर किया था। महेंद्र लोधी हत्याकांड कहूँगा मैं तो, एक कुल मिला के प्रशासनिक ने गला घोट के मारा है। कुल मिला के अगर प्रशासन ने न्याय दिया होता तो आज ये नौबत नहीं देखने को मिलती। भाई साहब, मैंने सुना है कि जो पत्रकार पुष्पेंद्र लोधी को भी जेल में डाल दिया गया है। देखिए, एक्चुअल में हुआ ये है, मुझे यही समझ में नहीं आया कि ये किस प्रकार का न्याय है प्रशासन का। मैं इस चीज़ में बताना चाहूँगा। देखो, एक तो वो जो पत्रकार हैं पुष्पेंद्र, बहुत ही निडर हैं, और आज मुझे लगता है मध्य प्रदेश में टॉप में पत्रकार हैं, क्योंकि वैसा पत्रकार मैंने नहीं देखा। और जिस तरीके से आवाज़ बुलंद करते हैं, वो हर मुद्दा सॉल्व होता है, और मतलब पब्लिसिटी में बहुत बड़े स्तर पे जाता है। तो उससे क्या है ना कि कुछ पत्रकार मतलब एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा रख रहे थे कि यार एक छोटा सा पत्रकार जो है आज का, और वो इतना ग्रो कर रहा है आगे दमोह के अंदर और पूरे बुंदेलखंड, पूरे प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं उनकी कोई खुन्नस थी। और वहाँ मैं सच बताऊं कि पुष्पेंद्र पे सिर्फ केस नहीं हुआ, मेरे पे भी हुआ। अच्छा। मेरे पे ही लगाया गया, और 2 पुष्पेंद्र जो उन पे भी लगाया गया। आप पर क्यों भाई साहब? आप तो हमेशा SC ST ट्राइबल से लेके OBC सभी के साथ एकदम खड़े रहते हैं न्याय दिलाने के लिए। देखिए, क्या है कि SC ST एक्ट का उन्होंने इसलिए मेरे ऊपर प्रयोग किया क्योंकि वो चाहते थे कि महेंद्र सिंह लोधी इसके खिलाफ खड़ा हो। ये हमारा जो बहुजन भाईचारा है, इसको ख़त्म करना चाहते हैं वो, एक षड्यंत्र के तहत। जबकि मैं आपको बता दूं, वहाँ जो घटनाक्रम हुआ है वो सब रिकॉर्डेड है, हमारे पास वीडियो है जिनमें मैंने क्या कहा है। जब कलेक्टर साहब ने मुझे ऊपर बोला कि अगर वाकई पीड़ित नहीं आना चाहता ऊपर और मुझे नीचे जाना है, तो फिर एक काम करिए, आप प्रदर्शनकारियों को पीछे कर दीजिए, मैं आने को तैयार हूँ। और कलेक्टर साहब ने मुझसे बोला ये चीज़, तो मैं नीचे गया। मैं गया नीचे, तो मैंने कहा और लोगों ने माना कि पीछे हो जाओ, और पीड़ित परिवार जो है कहीं ना कहीं मतलब मिल लेगा। मैं उस साइड से भीड़ को वो करके मैं आया हूँ गेट पर, तो मैंने ये सिर्फ ये बोला कि आप लोग थोड़ा सा साइड हो जाइए, कलेक्टर साहब आने वाले हैं। तो कुछ पत्रकार जो एक मुझे लगता है कि ये द्वेष उनका अपने अंदर था मेरे प्रति, जो भी बात में हो, है ना, कि या तो मैं आंदोलन जो करता रहता हूँ आरक्षण के लिए, जाति जनगणना के लिए, UGC के लिए समर्थन में, तमाम प्रकार के जो मुद्दे हैं पिछड़ा वर्ग ST OBC के, उनमें समर्थन करता रहता हूँ। ये लोग देखते रहते होंगे, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका कुछ द्वेष था, और उन्होंने मेरे ऊपर FIR करी कि इन्होंने मेरे को मारा है, मुझे अपशब्द, मतलब ये कहते हैं ना जो नहीं बोलना चाहिए आज के ज़माने में, कि उसने गाली दी, वो वाली मैं नहीं बोल पाऊँगा यहाँ पे, और एक चमार शब्द का उपयोग किया। और इसके बाद इन लोगों ने मिलके पैसे मतलब छीने या तमाम प्रकार की चीज़ें कहीं। पहली बात तो ये है कि इतना झूठे है वो, आप अगर देखेंगे, एक पुष्पेंद्र पत्रकार वीडियो बना रहा है लाइव, वो अलग है, एक पुष्पेंद्रकार अपना खुद अलग बना रहा है, और मैं एक अलग खड़ा हूँ, जिससे कि वो पत्रकार मेरे के ऊपर चढ़ गए, मतलब लगभग उसने मारने का प्रयास किया। तो अब आप उसमें लिखवाते हैं कि ये तीनों लोगों ने मतलब हमें मारा है और गालियाँ दी हैं, सामूहिक टाइप का दिखा रहे हैं वो, मतलब एक ही टाइम में तीनों लोगों ने मारा है और तीनों अलग अलग जगह खड़े हैं। उसमें पूरा वीडियो जो आपको मैं डाले हैं, उसमें कहीं भी मतलब हम लोग एक जगह है ही नहीं। अब आप सोचिए कितना झूठ लिखा है इनने। अब आप विचार करिए कि पहली बात तो मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा, जो दमोह में घटा है वो कहीं नहीं घट सकता, और ये शासन प्रशासन की लचक रवैया है। मिला हुआ था पत्रकारों से, मुझे लगता है अगर नहीं मिला हुआ था तो अभी तक उन पर FIR क्यों नहीं? क्योंकि मेरे पास जो एविडेंस हैं वो ऐसे एविडेंस हैं कि मैं इनको ना बहुत ज़्यादा मतलब वो करने वाला हूँ बेनकाब। कैसे मैं बताऊँ आपको? देखिए, जब मेरे ऊपर हमला किया जा रहा था, मैं अंदर चला गया, मैंने कलेक्टर साहब से बात कही, SP साहब से बात कही कि साहब देखिए, वो पत्रकार हमारे को मारने की तैयारी कर रहे हैं, और मारना क्या, मतलब पुलिस वालों के डंडे छुड़ा के प्रदर्शनकारियों को मारा भी है, उसके भी वीडियो हैं। और मतलब आप सोचो, इसके बाद जब मैंने ये बात कलेक्टर साहब को बोली, और फिर जब मैं ये सब संवाद हो गया, हमारे जो लोग पीड़ित परिवार फिर अंदर पहुंच गया, उसमें दरकपाल भी सारे लोग थे, हो गया। फिर इसके बाद जब मैं नीचे आ रहा था, तो आप सोच के रह जाएंगे मैं जो आपको बताने वाला हूँ। उन लोगों ने मुझे छेंक लिया,
मैं और बेव भैया नीचे गया, बेव भैया और मैं खुद नीचे गया। दमोह पत्रकारों ने आपको छेड़ा? हाँ, और उसमें पुलिस भी साथ में थी। अच्छा, पुलिस की मौजूदगी में ऐसा हुआ? में मतलब बहुत सारे पत्रकार खड़े हैं गेट पे, और जैसे ही मैं देखा यही महेंद्र सिंह लोधी, मारो इसको गाली मत देना, और बिल्कुल लिपट गया मेरे को। अच्छा, और फिर मैं पीछे छूट के पीछे आ गया। तो प्रशासन ने इसमें कोई वो नहीं किया आपका बीच बचाव? देखिए, मैं खुद चिंतित हूँ इस बात को लेके कि अगर मुझे कलेक्ट्रेट में नहीं बचाया जा रहा था उस हिसाब से जिस हिसाब से बचाना जाना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि न्याय व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं या प्रशासनिक व्यवस्था में जो बैठे हैं उन पर प्रश्न चिन्ह तो खड़े होते हैं। क्योंकि देखिए, आप इस बने वो गेट तोड़ रहे हैं, गेट तोड़ दिया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। देखो भाई साहब, मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं इतना ट्रस्ट करता हूँ हर व्यक्ति पे। तो मैंने ना उस सिचुएशन को समझ लिया था, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी। किस प्रकार की रिकॉर्डिंग है आपके पास? मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है कि अगर आप उसको चला देंगे ना तो प्रशासन बहुत बेनकाब हो जाएगा, जो पत्रकार हैं वो भी बेनकाब हो जाएंगे, और क्यों कार्रवाई नहीं की गई है अभी तक, ये बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे एसपी महोदय पे, कलेक्टर महोदय पे। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, जो संवाद कलेक्टर साहब से हुआ और उन्होंने जो न्याय दिलाने का काम किया उस महिला, उस पीड़ित और उस 6 महीने के बच्चे को, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मुझे कहीं ये समझ में नहीं आया कि आखिर क्यों इन पत्रकारों पे आपने, जिन्होंने मतलब जो पत्रकार हमारे ऊपर केस किया, मारने का प्रयास किया था, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं, जबकि सीसीटीवी फुटेज हैं। आपको मैं बता दूंगा, इसमें सारी चीज़ रिकॉर्ड है मेरे फ़ोन में कि कलेक्टर साहब ने मुझे बोला था कि हम जांच कराएंगे, जांच का विषय है ना। इसमें मतलब एक चौबे जी, राजेश चौबे हैं, जो कि हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि आप नेता बन रहे थे लेकिन आपकी कोई सुन नहीं रहा था। थोड़ा सा भाई साहब वो रिकॉर्डिंग प्ले करेंगे क्या? थोड़ा सा कर दीजिए। हाँ जी ये जो है आपको बताऊं, जी, थोड़ा सा कैमरे के सामने 2 घंटा 19 मिनट की रिकॉर्डिंग है। अच्छा, ठीक है, और मैं इसमें वो रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ कि मैं कैसे निर्दोष हूँ वहाँ पे। नहीं, आपका जो कहना है वो कैसे, किस अरे हम तो मिले बात ही कर रहे हैं। जी बोलिए। देखो, इसके लिए तुम ले में आए, ठीक, तुम्हें सहयोग कर रहा था। कौन? जो लोग आए थे तुम्हारे संग, मतलब 200-500 आदमी, तुम उन्हें दिलाने कर रहे, परिवार वाले हैं, विधवा भी तुम्हारे संग रहे, बाकी सब नामा हो गए तुम्हें सामने करके। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, जो कलेक्टर साहब ने बोला अपन से वो अपन ने किया, ठीक है ना। और जो तुम तो सही कर रहे थे, लेकिन तुम सहयोग कर रहा तो कोई ना करे, पर अपन जो जिम्मेदारी है अपन ने वो किया। आपने एक सही कहा है कि देखिए, हमारी जिम्मेदारी है न्याय दिलाना, ठीक है, और हमने वो काम किया है, इसलिए मैं सेटिस्फेक्शन है। अब ये पत्रकारों का लड़ना और फिर ये टारगेट करना कि महेंद्र ने कुछ बोला, तो मैं आपको बताऊँ एक चीज़, सुना तो मेरी बात। अभी अपन रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, सही है ना। मैंने सिर्फ ये बोला कि भाई साहब, कलेक्टर साहब आ रहा है, थोड़ा साइड हो जाए, बस। अब इसका क्या मतलब है कि आप बेकार की लड़ाई कर रहे हैं? ठीक है, इस पे तो ऊपर आए थे तुम्हारे, आए थे, समझ आए थे तुम्हारे, ठीक। देखो, पूरी बात सुन लो, फिर तुम्हें लगे कि हम गलत हैं, बता दो। हाँ, बता दो। हम बिल्कुल बुरा नहीं आते, हम कहीं गलत हो, कोई बता दो। नहीं, बताइए, आप समझते हैं, बताइए ना। जब तुम लोग आए 5-7-8 जने, पीछे से हम आए, गेट लगवा दे, इधर दूसरा तक आए, इधर संदेश तक, ठीक है। इसके बाद सुधरी गई, हम नहीं जाने थे, श्रीमती तक आए, तुम लोग ऊपर आ गए, सामने उनको रोक दो। हम लोग तो पत्रकार हो, तो हम ऊपर लगते हैं। पत्रकार ऊपर नहीं जाएगा, इससे ठीक मना कर दिए सबको, ठीक, ऊपर कोई नहीं जाएगा। अब उनको लगो चिट्ठा तो भाई साहब मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, ये जो वार्तालाप चल रहा आपका, ये किन से चल रहा? ये राजेश चौबे हैं, जो कि हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि आप बहुत क्रांतिकारी, मतलब बहुत नेता बन रहे थे, लेकिन आपको कोई सुन नहीं रहा। और वही चीज़ मैंने भी जो ऑडियो में सुनी आपकी, कि उसमें स्पष्ट कहा जा रहा उनके द्वारा कि जिन पत्रकारों को कलेक्ट्रेट में आपके साथ ऊपर नहीं जाने दिया, उन पत्रकारों को थोड़ा सा आपसे ज्वलन हुई। वही मैं ऐसा समझता हूँ कि पत्रकार किसी भी जाति धर्म का हो, उसको न्याय दिलाने के लिए काम करना चाहिए, उसका मेन पैसा यही है, मतलब मैं समझता हूँ। लेकिन जो दमोह के कुछ पत्रकार, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत ईमानदार पत्रकार हैं दमोह में और बहुत ग्रेट पर्सन हैं, ब्राह्मण समाज में भी हैं,
मतलब ठाकुर समाज में भी है, बनिया समाज में भी है, ओबीसी वर्ग में भी है, एससी वर्ग में भी है। लेकिन कुछ पत्रकारों की कुछ पर्सनल चीज़ें मुझे नहीं पता क्यों चल रही मेरे साथ में, और मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे। मैं नहीं डरता, मतलब क्यों नहीं डरता, उसका रीज़न ये है कि हम संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं। तुम हमको मारने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है ना, वो किस लिए? क्योंकि हमने खुद ने अपनी भीड़ भगा दी। आप सोचो अगर हम उसी पे आ जाते, उसी भीड़ को हम अंदर लेके आते, फिर वो दंगा हो जाता, तो हम वो चाहते नहीं हैं। हम संविधान आज तक मैं आपको हाँ, आपको ये रिकॉर्डिंग जो है ना, आपको और चीज़ बता रहा हूँ आपको, मुझे पीछे के गेट से छोड़ा गया। अच्छा, कहाँ छोड़ा गया आपको? बाईपास दमोह। एसडीएम जो वागरी साहब है ना, उनके द्वारा। बहुत ही ग्रेट पर्सन है एसडीएम साहब, और कलेक्टर साहब भी बहुत अच्छे हैं, एसपी साहब भी बहुत अच्छे हैं। पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर क्यों ये लोग कार्रवाई उन पर नहीं कर रहे अभी तक। मतलब पत्रकारों के द्वारा वहां पर इतना उग्र हो गया था, इतना माहौल बिगड़ गया था कि कलेक्टर साहब के निर्देशन पर आपको एसडीएम साहब की गाड़ी से दमोह बाईपास तक छोड़ना पड़ा। हाँ, मैं आपको एक आवाज़ और सुना देता हूँ, इसमें सुनना भी चाहिए। थोड़ा सा प्ले करवाइए। हाँ, क्योंकि वो चीज़ आपको इसलिए सुनाना है मुझे कि आपको भी पता चले कि आखिर हुआ क्या है। क्योंकि जब तक आप सच ना चलेगा पता ना लोगों को, तो लोग सोचेंगे कि ये लोग जो है मतलब कहीं ना कहीं कुछ छुपा रहे हैं। भाई साहब, ये सारी रिकॉर्डिंग मुझे भेज दीजिएगा, मैं प्ले करूंगा इसको बाकायदा, जो आपके पास बहुत बड़े एविडेंस के तौर पर। जी, जो आवाज़ आ रही थी, ये गेट तोड़ने की आवाज़ है, कलेक्ट्रेट का गेट। अगर ये कोर्ट में जाएगा ना तो अच्छे अच्छे पे कार्रवाई होगी। कि इतना सब कुछ होने के बाद भी पत्रकारों मैंने बोला सर, कलेक्टर साहब को ऐसे बोल रहा हूँ मैं चीज़। हाँ, ये और उनकी आवाज़ भी आएगी इसमें। चलो मैं देखता हूँ, देखो एसपी साहब की बात। जी जी, गलत अपने एसपी साहब बोल रहा हूँ, मैं देखता हूँ। तो मेरा ये है, मतलब इस ऑडियो में सारा स्पष्ट समझ में आ रहा है कि एसपी साहब भी निगरानी में हैं। संदीप भाई, मुझे जान से मारने का प्रयास था वहाँ पे। अच्छा, आप छोटी बात मत समझिए, मैं राष्ट्रीय कोर कमेटी का सदस्य हूँ ओबीसी महासभा का, और मुझे जान से मारने का पूरा प्रयास था। वो मैं समझता हूँ कि कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय सारे लोगों ने मुझे सहायता की। और आप मुझे एक चीज़ और समझ में नहीं आई, मैं क्या है ना, देखो दूसरे टाइप का व्यक्ति हूँ, कि मुझे ये बोला गया कलेक्ट्रेट में कि आप छुप जाओ कलेक्ट्रेट के अंदर, और मुझे छुपना पड़ा। मतलब इतना तो एक व्यक्ति मतलब जो पुलिस वाले थे उन्होंने बोला नहीं नहीं आप अभी छुप जाइए, मैं छुपा। इतना बड़ी संख्या में प्रशासन होने के बाद भी पत्रकार ऐसे उग्र, इतना उग्र कैसे हो सकते हैं? ये तो कुल मिला के ये पर्सनल है उनका अपना, और मैं सोचता हूँ कि ये पत्रकार नहीं है। ये पत्रकार की आड़ में वो लोग हैं जो महेंद्र जिसने फांसी लगाई है, सोचो कितने मतलब उसकी आंदोलन में ये राजनीति करने आ गए, उसकी आंदोलन में, उनकी आंदोलन में राजनीति करने आ गए। अच्छा, एक और चीज़ है, पत्रकार बार बार मेरे पास आ रहे थे कि आप बताइए क्या हुआ ऊपर। जब आप मांग कर रहे हैं कि नीचे आए कलेक्टर साहब, तो मैं चाहता था कि पहले अगर मैं मीडिया का भूखा नहीं हूँ, अगर होता तो पत्रकार सब मेरे सामने आ गए थे। पर मैंने क्या ये बोला कि साहिब साहब एक काम करिए, कलेक्टर साहब को आके बोल देना चाहिए पहले, इसके बाद मैं बोल दूंगा। हो सकता है कलेक्टर साहब कुछ बोलें और मैं अलग बोल दूं, तो फिर मेरे लोग मेरे ही विरोधी हो जाएं। तो फिर मैंने क्या किया कि कलेक्टर साहब, मैंने यही कहा कि भाई साहब अभी रुक जाइए, अपन कर लेंगे उसके लिए। तो उनकी अपनी एक खुन्नस थी जो उन्होंने निकाली है, और मुझे मेरे ऊपर फर्जी एसटी एक्ट, जिसके लिए मैं मतलब जो 4 अप्रैल का जो कार्यक्रम, 2 अप्रैल का कार्यक्रम हुआ था ना एक बार 2018-19 जब भी हुआ है, उसमें मैंने जो भूमिका निभाई थी, कोई पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं खड़ा था। आरएसएस और सभी लोगों ने ऐसे टारगेट किया था कि पिछड़ा वर्ग के साथ नहीं है, लेकिन मैं वो महेंद्र सिंह लोधी था जो उनके साथ खड़ा हुआ था। भाई साहब, आपके जिलाध्यक्ष दमोह को भी जेल में डाल दिया गया। बहुत ही क्रांतिकारी हमारा जिलाध्यक्ष है रवि लोधी। मैं पहला मतलब वो व्यक्ति देख रहा हूँ अभी, मतलब एक इतनी कम उम्र में इतना नॉलेज और सारी चीज़ें। अभी आप जिस भी कंडीशन में देखेंगे, जो पुष्पेंद्र पत्रकार हैं और रवि का गठजोड़ दिखेगा आपको, जहाँ पुष्पेंद्र वहाँ रवि भी दिखेगा। जैसे सदरिया में जब पाँव कुछ एक ब्राह्मण जो है परिवार, कुछ लोगों ने उनके क्या है पाँव धुला के एक कुशवाहा समाज को पिलाए थे, बच्चे को, लड़की को, है ना, उसमें भी यही रवि लोधी थे, यही पत्रकार थे। वो और भी जो एक आप देखो, एक हमारे कुशवाहा समाज की महिला थी, उनको भी जाति से जगह ली गई थी, तो उसमें भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी। इसके बाद इस मुद्दे को भी लेकर भी कुल कितने लोगों के ऊपर एफआईआर हुई भाई साहब? लगभग 20-22 लोगों पे एफआईआर हुई है, जिसमें से 6 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। अच्छा, 6 लोग जेल में हैं? हाँ, 6 लोग जेल में हैं इस समय। और
मतलब दुखद है ये कि कहीं ना कहीं मतलब एक डराने का प्रयास चल रहा है। देखो उसमें रवि लोधी जिलाध्यक्ष जो हैं, इसके बाद पुष्पेंद्र पत्रकार जी हैं जो कि ग्रेट पर्सन है और आने वाले समय का हीरा है समाज में, है ना, पत्रकारिता के एक चेहरा बहुत बड़ा बनेगा। और इसके बाद अरविंद लोधी हैं उसमें, एक पत्रकार वो भी हैं। इसके बाद उसमें प्रेम लोधी हैं जो ओबीसी महासभा के जिला प्रमुख हैं। इसके बाद आपके जो दीपराज जाटव हैं वो भी थे, नरेंद्र लोधी भी थे, ये सब मतलब लोग थे जो कि जैसा कि आपने कहा कि हमारे जो कुछ साथी हैं वो अभी जेल में हैं, आपके ऊपर एफआईआर हुई है, फिर उस दायरे में तो आप भी आते हैं, आपको भी जेल में होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि जब तक मेरे ऊपर आरोप लेकिन आप इतने खुले में कैसे घूम रहे हैं? नहीं, मैं खुले में घूम रहा हूँ, अरेस्ट कर लो ना, क्या दिक्कत है यार, मैं कोई मना थोड़ी कर रहा हूँ। क्यों, मैं किसी को मना नहीं किया, मेरे पास किसी का फ़ोन नहीं आया, मेरे पास किसी प्रशासन का फ़ोन नहीं आया, मेरे सब फ़ोन सब चालू है, सब सारी चीज़ें, मैं भोपाल में रह रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अभी अगर मुझे अरेस्ट करना था तो मेरा दो दिन का 14-15 का अभी कार्यक्रम हुआ है, राष्ट्रीय अधिवेशन, कर लेते अरेस्ट। नहीं कर सकते अरेस्ट मुझे, क्योंकि फर्जी है सब। और जो आपको देखो, दमोह में पहली बात तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, दमोह के लोगों ने, कुछ लोगों ने उल्टा तीर ले लिया है, ठीक है ना। वो जानते ही नहीं थे महेंद्र सिंह लोधी कौन है, क्या ओबीसी महासभा कौन है, या ओबीसी महासभा जिलाध्यक्ष कौन है। वो अब जानेंगे जब हम 28 तारीख को एक बड़ा आंदोलन करेंगे, दिखाएंगे और बताएंगे कि बहुजन एकता क्या है। तुम कितना भी SC/ST एक्ट हमारे लोगों से लगवा लो, भोले भाई लोगों से, लेकिन हम उस एकता को खंडित नहीं होने देंगे, हम उस एकता को बढ़ाएंगे। और मुझे विश्वास है कि पूरा आदिवासी समाज, SC समाज, OBC वर्ग और वो लोग जो न्यायप्रिय हैं सवर्ण जातियों में भी, वो लोग भी खड़े होने वाले हैं। क्योंकि इन पत्रकारों ने जो किया है ना भाई साहब, आप सोचो, एक मृतक ने फांसी लगाई है, उसकी विधवा पत्नी, मतलब आप सोचो कि वो अर्थियाँ वो लेके आ रही है, अस्थियाँ लेके आ रही है, बच्चा उसका गोद में है। कितने शर्मनाक लोग हैं यार ये लोग हैं। और कुछ लोग डाल रहे हैं, सब पत्रकारों को मैं नहीं बोलता यार, मेरा तो पत्रकारों से नाता है ना, मैं समाज से भी हूँ, उनके माध्यम से ही जनता के बीच में मेरी आवाज़ को पहुँचाऊँगा। तो ये जो अभी तो मैं मानहानि भी करूँगा इन पे, मैं कह रहा हूँ ना, इन आपको आपके माध्यम से कह रहा हूँ, चैनल के माध्यम से, ये जो पत्रकार हैं ना, ये जेल में जाएंगे। ये कुछ पत्रकार हैं जो जेल में जाएंगे जिन्होंने झूठी FIR करवाई, जिन्होंने षड्यंत्र किया इतने अच्छे आंदोलन को। इस आंदोलन में एक भी नारा नहीं लगाया भाई साहब, लेकिन इन पत्रकारों ने जो गुंडागिर्दी की, जो वहाँ पर एक पुलिस की लाठी छुड़ा के लोगों को मारा है ना, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कलेक्टर महोदय से, मैं बहुत लाइक करता हूँ, इसलिए बार बार कहता हूँ, क्योंकि मैंने संवाद किया, मुझे पता कितने अच्छे हैं वो। सिर्फ आप वो वीडियो आप निकाल के पब्लिक में दीजिए। भाई साहब, ये घटना कलेक्ट्रेट भवन की है। कलेक्ट्रेट भवन में चप्पे चप्पे पर कैमरा लगे होते हैं। कैमरे के सामने इतनी बड़ी घटना घटित हो गई, गेट तोड़ दिया गया, तो क्या प्रशासन को वो सच्चाई नहीं दिखती है? क्योंकि वो तो कैमरा तो 24 आवर्स ऑन रहता है। प्रशासन को निकालनी चाहिए रिकॉर्डिंग, हकीकत देखनी चाहिए, इसके बाद ही FIR करनी चाहिए थी। देखो, मैं जब मुझे पीछे के गेट से बाहर किया जा रहा था तो कलेक्टर महोदय साहब ने ये बोला मुझे कि महेंद्र चिंता मत करो, मैं वो रिकॉर्डिंग एक जांच का विषय है अब, और मैं जरूर कार्रवाई करूंगा। तो मुझे तो अभी विश्वास है कि कार्रवाई करेंगे सर, ठीक है ना। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कलेक्टर साहब ने प्राइवेट नौकरी देने का वादा किया था, 4,000 रुपये महीने बच्चे को मिलेंगी, और भी आंगनबाड़ी स्वयं सहायता समूह में उनकी व्यवस्था की जाएगी, महिला बाल विकास के उसमें भी कुछ करेंगे वो। उन्होंने कहा था पर्सनल तौर पे हम लोग एक ट्रस्ट के माध्यम से कुछ देने का प्रयास करेंगे। जो भी जो जांचें बैठवाएंगे, मतलब जैसे कि स्थानीय अध्यक्ष जो रहने का था, जो भी, और बहुत सारी सब चीज़ों पे सर ने बात लगभग मान ली थी। मैं कलेक्टर साहब को बिल्कुल दोषी नहीं मानता, पर मैं इस बात पे दोषी मान रहा हूँ कलेक्टर SP महोदय को कि जब मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, वो आपके पास प्रूफ हैं, तो फिर किस बात का डर आपको? यहाँ थोड़ा सा सवाल खड़ा होता है कि सर प्लीज़, मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूँ आपसे कि आप कार्रवाई करिए इन पे, ताकि कभी भी कलेक्ट्रेट परिसर में कोई पत्रकार इस तरीके की रणनीति बना के ना आए कि कोई राष्ट्रीय OBC महासभा का एक वरिष्ठ सदस्य, मतलब मैं, क्योंकि हम लोगों ने 15 साल काम किया है इसके लिए, और मेरे ऊपर हमले का एक षड्यंत्र किया गया। मेरे जो पुष्पेंद्र पत्रकार हैं, चाहे जो भी दोनों पत्रकार हैं, उन लोग तो खुद वीडियो बना रहे थे, वो लोग कहाँ से इकट्ठे हो जाएंगे? और अब 5,000 रुपये छीन लिए। अरे वीडियो में कहीं कुछ नहीं है, सारी चीज़ों की सब वीडियो हैं। तो ये फर्जी तरीके से जो चला, इसकी जांच होना चाहिए। मेरा समाज हम पे विश्वास करता है, और मैं समाज को भी कहता हूँ विश्वास करिए, मैं कभी ऐसी कोई गलत काम नहीं करूँगा कि आप लोग शर्मसार हों कभी, मेरे नाम से तो खासकर। चलिए भाई साहब,
28 तारीख को लेकर मैं जब सोशल मीडिया हैंडल खोलता हूं तो वहां पर देखता हूं कि आपके समर्थक और आपकी बहुत पोस्ट मिलती हैं कि दमोह में 28 तारीख को एक ऐसा आंदोलन करने वाले हैं कि दमोह की धरती को पता चलेगा कि वाकई में ये आंदोलन है। तो क्या ये सिर्फ हवा हवाई है या फिर क्या है इसका कारण? देखिए, हम लोगों के लिए और कोई रास्ता नहीं आंदोलन के अलावा, क्योंकि आंदोलन ही एक रास्ता है जिससे कि हम समाज को जगा सकते हैं कि देखिए हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो हम आंदोलन करेंगे। मतलब अभी तक आप किसी और के लिए आंदोलन? हवा हवाई की बात नहीं है, आप हवा हवाई वाली बात ना करें। हमने 15 साल मेहनत करी है। आप शायद देख सकते हैं जो लोग बोल रहे हैं आंदोलन में आने की तैयारी कर रहे हैं वो हवा हवाई वाले लोग नहीं हैं लोग। तो आपने दामोदर यादव का नाम सुना होगा, आर डी प्रजापति का नाम, लक्ष्मण यादव का नाम सुना होगा, नीरज पटेल का नाम सुना होगा, राजन पाल गौतम का नाम सुना होगा, रामदेव काकुड़िया का नाम सुना होगा, प्रमोद लोधी का नाम सुना होगा, ठीक है ना। और आदिवासी प्रीतम उइके, राजकुमार रोत से लेके जितने भी हमारे लोग हैं, हमने देखो क्या है ना, दिन रात मैंने काम किया इस समाज वर्ग के लिए। और ये गलत कर दिया है पत्रकारों ने कि हमारे एससी भाई से हमारे ऊपर केस करवा दिया। तो आंदोलन तो बहुत बड़ा होगा, आंदोलन में कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी भी कहता हूँ आंदोलन हमें क्यों करना है, सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि आप हम पर फर्जी एफआईआर की हो, वो हटा दो, आंदोलन खत्म। कोई ज़बरदस्ती हम लोगों के कुछ सींग लगे हैं यार, क्या मतलब कि हम यही करना है हमें, ठीक है ना। तो हम आंदोलन तो करेंगे, अगर वो लोग पहले ही एफआईआर को ख़त्म कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं तो आंदोलन तो हमारे पास विकल्प भी और थोड़ी है। हम कोई नेता तो है नहीं कि सदन में उठाएंगे। हमने वैसे एक और चीज़ बता रहे, हमने कुछ विधायकों को भी बोला है कि इस मुद्दे पे आप सदन में बात रखिए, विधानसभा सत्र चल रहा है, हो सकता है कुछ बोलने वाला भी हो, तो हमको इतना कमज़ोर भी ना समझें कि हम कुछ नहीं जानते हैं। तो हम निश्चित ही ये आंदोलन करेंगे और बड़ा आंदोलन होगा, हम कंट्रोलेबल आंदोलन करेंगे। इसमें हम कम से कम 100-200 वकीलों को भी उतारेंगे सामने के तौर पे। तो आज हमने जाना कि वाकई में एक प्रशासन के सामने ही दमोह कलेक्ट्रेट की घटना, जहां पर पुलिस प्रशासन के सामने से महेंद्र भैया के ऊपर कुछ पत्रकारों ने हमला भी किया और कुछ पत्रकारों ने तोड़फोड़ की और उल्टी एफआईआर करवा दी। किसे? महेंद्र भैया के ऊपर, जो न्याय दिलवाने के लिए गए थे। एक किस हैसियत से गए थे? क्योंकि ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य। आपको दूंगा ये रिकॉर्डिंग, आपने भी सिर्फ थोड़ा सा सुना है। जब पूरा रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो मेरे बारे में भी जानेंगे कि मैं कौन हूँ और किस तरीके से मैं अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम करता हूँ। इसलिए मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उसमें तो हर चीज़ है, किसका कॉल आया, किससे मेरी बात हुई। मेरी वाइफ ने खुद कॉल किया मुझे और ये बोला कि तुम क्यों ऊपर गए जब लोग नहीं जा रहे थे। तो मैंने अपनी वाइफ को भी समझाने का प्रयास किया। तो मेरी वाइफ खुद जब मेरे को सवाल खड़ा कर सकती तो आप समझ सकते हो कि मेरा परिवार कैसा है, न्याय के लिए लड़ता है, ठीक है ना। इसमें सारी चीज़ रिकॉर्डिंग है। मेरा जिलाध्यक्ष फ़ोन किया है कि महेंद्र भैया डरना मत, हम सब लोग खड़े हैं। तो हम क्या है ना, हम वहाँ पे दंगा नहीं चाहते थे, हम लड़ाई नहीं चाहते थे, नहीं तो वहीं हो जाता। और क्योंकि कलेक्टर साहब का कहना था कि महेंद्र भाई आप समझदारी से काम ले रहे हो, इसमें आपको सब कुछ है। ये रिकॉर्डिंग जब सबके बीच पहुँचेगी तो मैं बता रहा हूँ भाई साहब, मेरा समाज खासकर पिछड़ा वर्ग एसटी ओबीसी और जो समर्थ समाज के लोग जो एक अच्छे लोग हैं, वो सुन के कहेंगे यार कि कितना अच्छा व्यक्ति था और तुमने क्या गलत किया इन पत्रकारों ने। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, न्याय के लिए लड़ता रहूँगा और लड़ता हूँ और हमारा इंकलाब का नारा हमेशा बुलंद रहेगा। एक ऐसे व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए गए थे जिसकी 23 साल की विधवा पत्नी, आप सोचिए 23 साल उम्र होती क्या है, 23 साल की विधवा पत्नी अपने पति की अस्थियां हाथों में लिए है और 5 माह का बच्चा अपने हाथ पे टांगे हुए है और बच्चा और पत्नी न्याय की गुहार लगाने, न्याय मांगने कलेक्टर साहब के पास गए। जो उसमें ओबीसी महासभा का समर्थन था, ओबीसी महासभा के लोग थे, उन्हीं के ऊपर एफआईआर कर दी। जो पत्रकार मजबूती के साथ उस चीज़ को उठा रहे थे, उजागर कर रहे थे, उन्हीं के ऊपर आपने एफआईआर करवा दी। आखिर प्रशासन ऐसा कर कैसे सकता है? आपको जांच करनी चाहिए थी। दमोह प्रशासन इस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए, आपको इस चीज़ की आपको जांच करनी चाहिए। आपके पास विजुअल हैं, सीसीटीवी फोटोज हैं, वीडियोस हैं, आपका प्रशासन आंखों देखा, प्रशासन ने जो घटना देखी, क्योंकि वहाँ पर 1-2 लोग नहीं थे भाई साहब, 100-150 प्रशासनिक कर्मचारी थे आपके। 500 से ऊपर थे। अच्छा, 500 पुलिस बल के सामने ऐसा कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है? ये संविधानवादी लोग हैं। ये पत्रकारिता की आड़ में क्या आतंक फैलाना चाहते हैं? दमोह के पत्रकार ये क्या करना चाहते हैं? नहीं, आप दमोह के पत्रकार से पूछो। हाँ। कि भाई ये जो तुम्हारे बीच में कुछ पत्रकार हैं, इनको तो अलग करो आप, क्योंकि आप जो अच्छे पत्रकार हैं उनसे ही विश्वास हट जाएगा कि भाई पत्रकार तो आ गए, पता नहीं कौन किसको मारने वाला है। तो दमोह के सभी पत्रकार नहीं है। हाँ। इस बात से स्पष्ट होता है कि दमोह के कुछ पत्रकार हैं, चंद पत्रकार जी,
कि सच्चे पत्रकार, ईमानदार पत्रकार जो हैं, मानवतावादी पत्रकार जो हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि आप ऐसे पत्रकारों को अपनी कमेटी से अलग करिए जिन्होंने इस प्रकार का षड्यंत्र किया ऐसी घटना में जो बहुत ही नम आंसू के साथ चल रही थी, जिसमें कोई नारा नहीं बुलंद किया गया, जिसमें कोई बात नहीं की गई, सिर्फ संवाद के माध्यम से हम कुछ सुलझाना चाह रहे थे, उसमें तुमने ये जिस तरीके से घटनाक्रम किया है वो बहुत ही निंदनीय था। इस आंदोलन को मजबूती के साथ उठाने वाले हमारे महन भैया थे, राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं। इन्होंने बड़ी ही जी एक बात कहना चाहूँगा, इसमें सिर्फ ओबीसी महासभा नहीं था, इसमें एससी महासभा थी, इसमें भीम आर्मी के लोग थे, इसमें लोधी समाज के लोग थे, इसमें कुशवाहा समाज के लोग थे, कुर्मी समाज के लोग थे, सैन समाज के लोग थे, राय समाज के लोग थे, ओबीसी महासभा के लोग थे। तो सभी समाजों का, इसमें सवर्ण समाज के लोग भी थे न्याय दिलाने के लिए। तो कोई एक वर्ग जाति का एक आंदोलन नहीं था, न्याय दिलाने के लिए आंदोलन था। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बहुत बिल्कुल धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद।